गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज सैटरडे है 13 नवंबर और आज छठवां ब्लॉग है, छठा एपिसोड है। तो वेलकम बैक वंस अगेन। अभी तकरीबन 9 बज रहा है। अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी थोड़ा देर पहले ही मैं उठा हूँ। तो आज अच्छी बात क्या है कि आज सैटरडे है तो बेटे का क्लास नहीं है, तो मुझे बेटे के साथ नहीं बैठना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ा देर में ब्रेकफास्ट करूँगा और ब्रेकफास्ट के बाद एक सोच रहा हूँ छोटे से राइड के लिए निकल जाऊँ। तो कहाँ जाता हूँ ये मुझे नहीं पता है, बस निकल जाऊँगा बाइक लेके, बस ऐसे ही घूमता रहूँगा। तो अभी तकरीबन 9:30 बज रहा है, मेरे को आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है उठे हुए। तो मैं सोचा कि आज एक बार फिर से फास्टिंग चेक कर लूँ। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। मंडे को जब मैंने चेक किया था मेरा फास्टिंग 144 था। आज देखते हैं मेरा फास्टिंग कितना आता है। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रिप ले लीजिए। ये स्ट्रिप लेके फिर इसके अंदर डालिए। जैसे ही आप इसको डालेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको अपने फिंगर को प्रिक करता हूँ। ये मैंने प्रिक किया और खून लगाया इसमें, और देखिए ये काउंटडाउन शुरू हो गया है। देखिए कितना रीडिंग आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 120 आया है और ये काफ़ी घट गया है, पहले से काफ़ी घट चुका है। 144 था, आज 120 आया है। तो मैं आप लोग को क्या बताना चाहता हूँ कि फास्टिंग शुगर जो भी एक लो कार्ब डाइट फॉलो करते हैं थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन पहले मंडे को काफ़ी ज़्यादा था लेकिन आज काफ़ी कम हो गया है। 120 है। मैं आप लोग को बता रहा था कि 130 के नीचे होना चाहिए, तो आज 130 के नीचे है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या रीडिंग आया है। तो मेरा फास्टिंग हमेशा ज़्यादा रहता है। जो भी एक लो कार्ब डाइट फॉलो करता है उसकी फास्टिंग ज़्यादा रहता है। इससे आप लोग को टेंशन नहीं करना है। और फास्टिंग से हम डायग्नोसिस नहीं करते कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो इसीलिए अगर आपका भी फास्टिंग ज़्यादा आता है तो रिलैक्स करिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपकी एवरेज ब्लड शुगर ठीक है, अगर आपकी HbA1c से 6 के नीचे है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे फास्टिंग चेक कर लिया है। अभी मैं 1 गिलास नींबू पानी पीऊँगा। ये मेरा नींबू पानी रेडी है। और उसके बाद मैं चाय पीऊँगा। 5-7 मिनट बाद मेरा चाय भी रेडी है। तो पहले नींबू पानी पीऊँगा, 5-7 मिनट बाद फिर चाय पीऊँगा और चाय के साथ थोड़ा बहुत नट्स वगैरह खा लेंगे आज। तो अपना ब्रेकफास्ट भी रेडी है। और ये देखो ब्रेकफास्ट में क्या है, आज 4 अंडा है। तो आज भी मैं अंडा ही खाऊंगा। 4 अंडे का ऑमलेट है। ये बहुत ही बड़ा ऑमलेट है और बिल्कुल डोसा जैसा लग रहा है, तो इसको मैं डोसा समझ के ही खा लेता हूँ। तो ऐसा लगेगा कि चलो भाई मैं डोसा ही खा रहा हूँ, लेकिन ये डोसा नहीं है, ये अंडा ही है। 10:30 बज चुका है और मैं तैयार हो चुका हूँ। आप देखिए मैं एक राइड के लिए तैयार हो गया। मैं अभी एक राइड के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे नहीं पता, बस ऐसे ही राइड के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद फिर घर आके फिर वापस आप लोग से बात करेंगे। तो अभी चलते हैं राइड पे। सो गाइज मैं निकल चुका हूँ घर से और एक राइड के लिए निकला हूँ। अभी तकरीबन 11:10 बज चुका है। मैं 11 बजे के आसपास निकला था घर से। तो एक छोटा सा राइड के लिए जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मुझे भी नहीं मालूम है, बस राइड करना है। मौसम इतना अच्छा हो रखा है तो इसलिए सोचा कि थोड़ा सा निकल जाए। और जब आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत बाइक हो तो फिर इसको कैसे ना चलाए। 2-3 घंटे का राइड करूँगा और उसके बाद आ जाऊँगा घर। तो मैं ब्रेकफास्ट करके निकल चुका हूँ, तो इसलिए मैं रास्ते में कुछ खाना नहीं है मुझे। और अभी तक का सीरीज़ कैसा लग रहा है आपको बताइए। 1 हफ़्ता और चलाऊँगा इस सीरीज़ को, 14 दिन तक इसको चलाऊंगा, फिर इसको ख़त्म करूंगा। तो आज सैटरडे है लेकिन फिर भी आज मैं रोटी और चावल नहीं खाऊंगा। यूजुअली मैं सैटरडे संडे रोटी चावल खाता हूं, हाई कार्ब डाइट लेता हूं, लेकिन क्योंकि आप लोग को दिखा रहा हूं कि रोटी और चावल के बिना भी आप गुजारा कर सकते, तो मैं खुद नहीं खाऊंगा आज और कल रोटी और चावल। पर यूजुअली मैं खाता हूँ आजकल रोटी चावल मैं ज़रूर खाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी डायबिटीज़ नहीं है। मैं बस ये आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा इंस्पायर कर सकूं कि आप रोटी और चावल के बिना भी लाइफ बिता सकते हैं। और अगर आपको अपना डायबिटीज़ जल्दी रिवर्स करना है तो कार्बोहाइड्रेट इंटेक आपको कम रखना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अभी ईस्टर्न पेरिफेरल वे में, और ये बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। कोई गड्ढा नहीं, कुछ नहीं। ये 6, 7, 8 लेन है और आप बहुत ही आराम से चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाएंगे
तो फिर काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बाइक चलाइए। बाइक राइडिंग बहुत अच्छा है, आपको अलर्ट रखता है, लेकिन ज़्यादा स्पीड में मत चलाइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलाएंगे तो फिर आप बाइक को कंट्रोल नहीं करते हैं, बाइक आपको कंट्रोल करने लगता है और वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो जाता है। तो मैं 100 के ऊपर कभी भी नहीं चलाता। हालांकि ये नया बाइक है तो इसलिए मैं 70 के ऊपर नहीं चला रहा हूँ, अभी 70 तक ही चला रहा हूँ। एक बार इसकी फर्स्ट सर्विसिंग हो जाए तो उसके बाद मैं चलाऊँगा। ऐसे रास्ता मिलेगा तो 100 तक तो चला ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रास्ता जो है ये ईस्टर्न पेरिफेरल वे है, ये आपको कनेक्ट करेगा सोनीपत तक। तो मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा, बस ऐसे ही राइड के लिए निकल गया। मुझे अच्छा लगता है ऐसे बहुत बाइक चलाना कहीं पे भी, और कोई होता भी नहीं है तो भी आप चला सकते हो, अकेले चला सकते हो। और थोड़ा सा मोटो व्लॉगिंग कर लेता हूँ, इससे क्या होता है कि मैं आप लोग से बात भी कर लेता हूँ। हालांकि आप मेरे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चलता हूँ कि आप मेरे साथ ही है, क्योंकि जब आप ये वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है कि मैं यह फील करता हूँ कि आप मेरे साथ हो और मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आप मेरे सामने हो। और ये देखो एक बीच सड़क में एक कुत्ता है, और जब बहुत ही तेज़ी से गाड़ी आते हैं तो ऐसे ही इनको ठोक देते हैं। ये देखिए पीछे एक गाड़ी स्लो हो गया काफ़ी। तो इसीलिए मैं आप लोग को कह रहा था कि ज़्यादा तेज़ मत चलाइए, गाय भैंस कुत्ता कुछ भी आ सकता है रास्ते में और काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो सकता है। तो बाइक लग गया है अभी रिजर्व पे, और ये पेट्रोल पंप वाला जो साइन होता है वो लग गया है और दिखा रहा है कि 105 किलोमीटर ही चल सकता है। इस बाइक का यही एक प्रॉब्लम है कि इसकी टैंक जो है वैसे तो बहुत बड़ा है देखने में लेकिन कैपेसिटी बहुत कम है, 11 लीटर ही है। तो आपको मेरे ख्याल से ये माइलेज 27-28 के आसपास देता है। मैं एक्चुअली समझ में नहीं आया अभी तक, अभी 1 महीने बाद आप लोग को बताऊंगा इसका एक्चुअल माइलेज क्या है, पर 27-28 से ज़्यादा नहीं होगा। तो अगर आप 10 लीटर भी बढ़ाते हैं तो 280 तक ये जा सकता है, 300 किलोमीटर मैक्सिमम। तो इसलिए 280 किलोमीटर के बाद तो आपको पेट्रोल डलवाना ही डलवाना है। और अभी ये रेंज दिखा रहा है 105 किलोमीटर के आसपास। तो मैं यहाँ से जहाँ पे भी कट मिलेगा वहाँ से कट ले लूँगा, क्योंकि ये सीधा रास्ता है, यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं फंस जाऊँगा तो बहुत ही दिक्कत होगी, और यहाँ पे कोई पेट्रोल पंप मिलने वाला नहीं है। तो आप ये देखो कि मैंने ये जो बोबो का मोबाइल होल्डर लगाया बहुत ही स्टेबल है, बहुत ही बढ़िया है। आप देख सकते हो मैं तकरीबन 70 की स्पीड में अभी चला रहा हूँ और ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया, एकदम हिल नहीं रहा है। आप देख लो, ये 70 की स्पीड में चला रहा हूँ और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, एकदम स्टेबल है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो अगर आप लोग ये ख़रीदना चाहते हो तो मेरी तरफ से तो बिल्कुल हाँ है, ओके है, परफेक्ट है। तो मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, अभी आप देखो एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ये ईस्टर्न पेरिफेरल वे है, बहुत हवा चल रहा है और पानी मैं पीऊँगा अभी थोड़ा सा। और यहाँ पे आप देखो कितनी तेज़ी से ट्रक वगैरह चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से ट्रक चल रहा है। और यहाँ पे पूरा खेत वगैरह है, मुझे पता नहीं कि आप लोग को साउंड आ रहा होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रहा है और गाड़ी का भी बहुत तेज़ आवाज़ है। तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकते हैं और इसके बाद फिर आगे जहाँ पे भी कट मिलेगा वहाँ से ले लूँगा, क्योंकि अभी पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। बहुत ही शानदार जगह है, बहुत ही शानदार मौसम है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे राइड करने में। तो फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, अभी देखिए जस्ट पहुंचा हूं अभी। तो अभी 4 बज रहा है, काफ़ी गला सूख गया है। तो बहुत ही अच्छा राइड था, बहुत ही लंबा राइड था, तकरीबन 130 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाया है। तो अभी मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ, फ्रेश होके खाना खाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है, 4 बज चुका है। आपने देखा सुबह मैंने खाया था 4 अंडे, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप अंडा खाते हैं, अगर आप ये इस टाइप के डाइट खाते हैं तो आपको भूख नहीं लगता है। और आप अगर आपको खाना नहीं भी मिलता तो भी बहुत समय तक आप बिना खाए रह सकते हैं। तकरीबन 6 घंटा हो गया है मुझे कुछ खाए हुए और अभी थोड़ा सा भूख लग रहा है। तो मैं अभी फ़्रेश होने जा रहा हूँ, फ़्रेश होके खाना खाऊंगा। अभी दिखाते हैं आप लोग को क्या खाते हैं। तो मेरा लंच बिल्कुल तैयार है, वाइफ़ ने लंच तैयार करके रखा है। आइए दिखाते हैं आज लंच में क्या है।
तो अगर आप आज का लंच देखोगे तो ये पनीर, कैप्सिकम, मटर, गाजर, काफ़ी कुछ है। और ये कल का थोड़ा सा सब्जी बचा हुआ था, लौकी का सब्जी था, ये है। और एक प्लेट सलाद, खीरा और टमाटर। तो ये देख लो आज का लंच। तो बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि सर वेज में भी कुछ बताइए, वेज में कुछ बताइए। आप सारे चीज़ जो बता रहे हैं नॉन वेज है। तो ये जो आज मैं खाऊंगा, अभी खाऊंगा, ये सारे चीज़ वेज है, प्योर वेज है। इसमें बिल्कुल भी नॉन वेजिटेरियन कुछ भी नहीं है। पनीर, कैप्सिकम, मटर, गाजर, ये सारे सब्जी है, खीरा, टमाटर, सारे सब्जी है। तो ये वेजिटेरियन लोग यही खा सकते हैं, यही खाना है। तो उम्मीद करता हूँ जितने लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है कि वेज में क्या खाए, वेज में क्या खाए, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। वेजिटेरियन का मतलब है वेजिटेबल्स। तो आप कोई भी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, जितना मर्जी खा सकते हैं। तो मैं करता हूँ अपना लंच या अपना सेकंड मील, और उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। तो तकरीबन 6 बज रहा है अभी, और अभी टी टाइम है। तो आप देखिए मैं चाय पी रहा हूँ अभी, और चाय के साथ बादाम, ये रोस्टेड बादाम है। तो ये मैंने घर पे ही रोस्ट किया है। और जब भी बादाम की बात आती है तो बहुत सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि बादाम को भिगा के खाए या भिगा के नहीं खाए। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि बादाम में फाइटिक एसिड होता है, जो कवर है फाइटिक एसिड होता है, वो एंटी न्यूट्रिएंट होता है। और अगर आप उसको खाते हैं तो हो सकता है कि आपके बॉडी में काफ़ी मिनरल्स एंड विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन हमारे पास उतने अच्छे साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है, बहुत ही लिमिटेड साइंटिफिक स्टडीज़ है। और जितने भी स्टडीज़ है वो इतना पक्का तरीके से नहीं कहता है कि अगर आप उसको खाएंगे तो एंटी न्यूट्रिएंट का ही काम करेगा। तो इसलिए ये आपके चॉइस है। आप भिगा के खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं, छिलका निकाल के खाना चाहते हैं खा सकते हैं। मैं रोस्ट करके खाता हूँ। रोस्ट करने से भी फाइटिक एसिड काफ़ी कम हो जाता है। और जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं उनको फाइटिक एसिड का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि नॉन वेजिटेरियन वालों को फाइटिक एसिड से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला सवाल है कि क्वांटिटी कितना खाएं। आपने बताया नहीं क्वांटिटी। अरे क्वांटिटी आप एक मुट्ठी भर बादाम, अखरोट, ये सारे चीज़ खा सकते हैं। हर इंडिविजुअल का नीड अलग होता है। आपको वेट गेन करना है, वेट बढ़ाना है या घटाना है, वेट मेंटेन करना है, तो उसके हिसाब से कैलोरीज काउंट करने पड़ते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल का नीड अलग होता है। किसी एक जन के लिए ऐसा इतना ग्राम या वैसा इतना बताना मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप एक मुट्ठी भर, क्योंकि हर बंदे का मुट्ठी जो है वो अलग साइज़ का होता है, तो आप अपने मुट्ठी के हिसाब से एक मुट्ठी बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, सनफ्लावर सीड, पम्पकिन सीड, जो भी लेना चाहते हैं उतना आप ले सकते हैं। अगर आपको कैलोरीज बढ़ानी है, वज़न बढ़ाना है, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज क्लियर कर दिया कि बादाम कैसे खाया जाए, कितना खाया जाए। और फिर पूछते हैं कि कब खाएं, सुबह खाएं, शाम को खाएं। कभी भी खा सकते हैं, सुबह भी खा सकते हैं। आपने देखा कि कई बार मैं सुबह भी खाता हूँ, कई बार शाम को खाता हूँ। अभी शाम के 6 बज रहे हैं तो अभी मैं खा रहा हूँ। तो किसी भी टाइम आप खा सकते हैं। 10:30 बज चुका है। मैंने बीच में 1 कप चाय और पी लिया था, थोड़ा सा काजू खा लिया था, थोड़ा सा मूंगफली खा लिया था, थोड़ा सा बादाम खा लिया था। और अब मेरे को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी भूख नहीं लग रहा है। तो मैं अभी जो अपना लास्ट मील है या डिनर है, जो भी आप कह लीजिए, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो आज और कुछ नहीं खाऊंगा, इसलिए मेरे पास आज आप लोग को और दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये ब्लॉग मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया होगा, तो इस ब्लॉग को आज यही ख़त्म करते हैं। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस ब्लॉग को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।